बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स एमसीक्यू सॉल्व करने में करते हैं। सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए लाया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये जो 40 एमसीक्यू है ये 2024 बोर्ड में आए थे। तो वीडियो के साथ इन एमसीक्यू की जरूर प्रैक्टिस करना और कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ मुझे जरूर बताना कि आपके कितने एमसीक्यू करेक्ट हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्द मैं 2025 बोर्ड के भी एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा। और बोर्ड्स के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी के फ्री नोट्स आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन दिया है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 0.0225। हमें मोल फ्रैक्शन बताना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, P नॉट माइनस P डिवाइड बाय P नॉट। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, P होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, अगर हम देखें हमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज 0.0225। ठीक है, ये दिया हुआ है। सो ये किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो दैट इज इक्वल टू Chi2। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है isotonic solution have the same density, refractive index, osmotic pressure, volume। जो isotonic solution है उनका osmotic pressure सेम होता है। हमें पता है osmotic pressure is equal to CRT। C होता है concentration in terms of molarity। अगर दो solution का concentration सेम है, they are isotonic to each other, तो उनका osmotic pressure भी सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है Van't Hoff factor for KCl solution assuming the complete dissociation is। जो KCl है जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो हमें दो आयंस मिलेगा, एक K प्लस का और दूसरा Cl नेगेटिव का। तो इस केस में अगर हमें दो आयंस मिल रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, तो वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू याद रखना 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर ए डैनियल सेल रिप्रेजेंटेशन है जिंक Zn2+1 मोलर, कॉपर 2+1 मोलर टू कॉपर, E नॉट दिया 1.1 वोल्ट। इफ द एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर नॉर्मल डैनियल सेल की बात करें, जिंक ना जिंक सल्फेट में होता है और कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जिंक सल्फेट में प्रेजेंट होता है और कॉपर यहां कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं और यहां पे हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है। नॉर्मली जिंक ना ऑक्सीडेशन करता है, इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करते हैं फ्रॉम जिंक टुवर्ड्स द कॉपर और यहां का E नॉट ऑफ द सेल होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, बट अगर आपने ना अपोजिट पोटेंशियल दिया है और जो एक्सटर्नल पोटेंशियल आपने दिया है वो किससे ज्यादा है, 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट होता है, फ्रॉम कॉपर टू जिंक हो जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये करेक्ट है। रीजन दिया है सेल एक्ट लाइक ए गैल्वेनिक सेल, ये गलत है। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट हो जाता है तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसमें ना नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है, रिएक्शन होती है। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है डाइल्यूशन जो है वो अफेक्ट करता है बोथ मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ। डाइल्यूशन में सपोज हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज आता है। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी में हमारे पास ना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जैसे आप वाटर ऐड करते हो, डाइल्यूशन करते हो, तो अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन और एनायन डिक्रीज होता है और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, क्योंकि अब आयंस इजीली मूव कर पाएंगे। बट अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होता है, हमें पता है कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के इक्वल होता है जब हमारे पास ना यूनिट वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर आपके पास यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आप वाटर ऐड करते हो तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो एज ए रिजल्ट याद रखना कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ऑन डाइल्यूशन। क्योंकि अगर आपके पास यूनिट वॉल्यूम है, उसमें आयंस है, आप वाटर ऐड करोगे तो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है डाइल्यूशन से, वेयरएज कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है डाइल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 6 है द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3+SO4 नेगेटिव दिया हुआ है। हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Al2SO4 थ्राइस का निकालना है। हमें पता होना चाहिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है Al2SO4 थ्राइस का, दैट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द कॉलरेश लॉ, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का होता है दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ देयर आयंस। तो अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ Al2SO4 थ्राइस है तो इसमें हमें
2 मोल्स ऑफ Al3+ मिलेगा, ठीक है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगा, और ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो हो जाएगा 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी है 189, और ये 3 इंटू 160, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 378, ये हो जाएगा हमारा 480। इसे आप ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 858 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन इन्वर्टर। इन्वर्टर में हम सेकेंडरी बैटरी यूज करते हैं, सेकेंडरी बैटरी को ना हम वापस यूज कर सकते हैं, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप ये चारों सेल्स देखोगे तो इसमें ना लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी बैटरी है, इसे हम इन्वर्टर और ना ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, हमें एलिमेंट्री रिएक्शन दिया है पी क्यू में कन्वर्ट हो रहा है। द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ पी इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8 टाइम्स। तो जो रेट है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ पी डबल किया है। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, रेट किसके इक्वल होता है के कंसंट्रेशन ऑफ पी रेज टू पावर एन। हमें एन का वैल्यू ऑर्डर बताना है। इन्होंने क्या बोला, रेट क्या हो गया 8 टाइम्स हो गया है जब आपने पी का कंसंट्रेशन क्या किया है डबल किया है, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर क्या होना चाहिए, जो 8 के इक्वल होगा, तो 2 रेज टू पावर हमारा आंसर होना चाहिए 3। तो n का वैल्यू 3 होगा तभी वो 8 हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द रिएक्शन A+2B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C+D। हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें ऑर्डर पूछा हुआ है, तो हम इसका ऑर्डर नहीं बता सकते, क्योंकि जो ऑर्डर है ये ना एक एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही हम पता कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्डर है ये ना स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, तो हम एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही ऑर्डर पता कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इक्वेशन देख के ऑर्डर नहीं बता सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैनॉट बी प्रिडिक्टेड एज ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए गिवन ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ दिया, हमें स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है। अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर की, तो हमें पता है k इज इक्वल टू R0 माइनस आर डिवाइडेड बाय क्या होता है t होता है। तो KT इज इक्वल टू R0 माइनस आर, ठीक है। KT को इस तरफ ले जाते हैं, R को इस तरफ ले आएंगे, तो R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इसको इक्वेट करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y एक्सिस में हमारा क्या है कंसंट्रेशन है, x एक्सिस में हमारा टाइम है। तो ये जो स्लोप है ये क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, तो स्लोप विल बी माइनस के, और ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या हो जाएगा R0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, स्लोप होगा माइनस के, इंटरसेप्ट होगा R0। क्वेश्चन नंबर 11 है, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन ऑल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्शन। नॉर्मली ना जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बट जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है और एक ऑल्टरनेट पाथ से ना रिएक्शन को ले जाता है और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो हमारा क्या है कैटलिस्ट है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज। हमें पता है आर्हेनियस इक्वेशन का, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर ऑफ माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इस फॉर्मूला की, इसमें ये जो e रेज टू पावर ऑफ माइनस ई ए बाय आर टी है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी इक्वल और ग्रेटर है एक्टिवेशन एनर्जी से, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, वो होता है हमारा n-1 d1to10 ns1to2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज गिवन बिलो विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो है मैंगनीज। इसका ना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
ट्रांजिशन मेटल आर नोन टू मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लैटिस कहते हैं, और उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। उसमें ना स्मॉल एटम जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं। और ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है उसकी वजह से जो ट्रांजिशन मेटल है वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एजर्शन दिया है जिरकोनियम, हैफनियम आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक साइज। अब इनका एटॉमिक रेडिया और साइज क्या होता है, सेम होता है ऑलमोस्ट। एक ना 4d सीरीज का होता है एलिमेंट और एक 5d का होता है। अब याद रखना 4f ऑर्बिटल का जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है उसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है और साइज दोनों का ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। इसका रीजन दिया, दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH इन एयर। तो MnO2 ना, एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फ्यूज मतलब हम मेल्टेड फॉर्म ऑफ KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारा ना पोटेशियम मैग्नेट बनता है विच इज K2MnO4 और इसका ना ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें लिगेंड दिया है EDTA4 नेगेटिव। ये किसका एग्जाम्पल है, ये होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CH2CH2N CH2COO नेगेटिव CH2COO नेगेटिव, ये हो जाएगा N CH2COO नेगेटिव CH2COO नेगेटिव। यहाँ नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये हेक्साडेंटेट होता है और इसे हम पॉलीडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 से ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकता है, तो इसे हम पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्स। चिलेट कॉम्प्लेक्स ना डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड बना सकते हैं, इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। यूनिडेंटेट लिगेंड चिलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, जैसे Cl नेगेटिव NH3NO2, तो ये जो C2O4 नेगेटिव है ये ना चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं COO नेगेटिव CO नेगेटिव, ये ऑक्सीडेट होता है। तो ये क्या कर सकता है, सपोज मेटल है तो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम चिलेट लिगेंड कहते हैं और ये चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्डेड टू X मतलब हैलोजन। तो ये जो कार्बन है अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होता है, हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इस कार्बन पे भी क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 सिंगल बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज है। इस कार्बन पे याद रखना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है और इस कार्बन पे भी सिंगल बॉन्ड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क विद एस्ट्रिक इज कायरल। तो जो कार्बन पे एस्ट्रिक लगा हुआ है हमें बताना है कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है। कायरल का मतलब जो है वो है कि कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच होने चाहिए। अगर इस कार्बन को देखेंगे तो इसके साथ 2 CH3 अटैच है तो ये कायरल नहीं होगा। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3, तो ये कायरल है, 4 डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच है। इसमें भी DiCH3 CH2 CH3 4 डिफरेंट ग्रुप एटम अटैच है। इसमें भी DHCH3 CH2 CH3 4 डिफरेंट ग्रुप एटम अटैच है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो कायरल है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एसर्शन इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन SN2 रिएक्शन। तो सपोज अगर हमारे पास OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये CH3Br है। अगर हमारे पास SN2 रिएक्शन हो रहा है तो OH यहाँ से अटैक करेगा एक तरफ से Br रिमूव करेगा, बीच में ट्रांजिशन स्टेट होता है और उसके बाद हमारा यहाँ पे CH3OH Br बन जाता है, Br नेगेटिव। तो ये SN2 रिएक्शन से होता है। तो इसमें अगर आप देखो जो कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। रीजन दिया है, द रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें ना कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, ठीक है। तो हमारा एजर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर। अब याद रखना SN1 रिएक्शन में हमारा ना कार्बोकेटाइन बनता है और जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है उतना ज्यादा फास्टर रिएक्शन होता है। ये स्लो स्टेप पे होता है। तो टर्शरी ज्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो टर्शरी फास्टर रिएक्शन शो करेगा।
अगर यहाँ पे कंपाउंड को देखो, अगर आपने Br रिमूव कर दिया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं तो ये टर्शरी होगा। सेकंड ऑप्शन में इसमें अगर आपने Br रिमूव कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। इसमें अगर आपने रिमूव कर दिया, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके साथ एक ही कार्बन जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। इसमें अगर आपने रिमूव कर दिया Br तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या है, प्राइमरी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन देगा और ये फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूस ए पॉइजनस गैस। अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये बनाता है COCl2। ये एक पॉइजनस गैस होती है और इसे हम फॉस्फीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। अगर हम बात करें ना फिनॉल की, जो फिनॉल है अगर आपने उसमें से क्या रिमूव किया, H+ रिमूव कर दिया तो हमारा बन जाता है फिनॉक्साइड। ठीक है, यहां पे आ जाता है O नेगेटिव H+। वेरएस एल्कोहल अगर आपके पास है ROH, इसमें से आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो हमारा एल्कोक्साइड बन जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो फिनॉल है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं क्योंकि फिनॉल में क्या होता है, ये जो फिनॉक्साइड है ना ये ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। फिनॉक्साइड इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये क्या कर सकता है, रेजोनेंस करता है और रेजोनेंस करने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और ज्यादा H+ रिमूव होता है। वेरस एल्कोक्साइड में याद रखना क्या होता है, ये जो एल्कोक्साइड बनता है उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता क्यों, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन पे लोकलाइज हो जाते हैं, अनस्टेबल होता है तो ज्यादा यहाँ पे H+ रिलीज नहीं होता। तो फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल। रीजन दिया एल्कोक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड, ये गलत है। फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, एल्कोक्साइड स्टेबल नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। कौन सा मोस्ट एसिडिक है, बेंजाइल अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, फिनॉल है और पैराक्लोरोफिनॉल है। अगर हम बात करें ना, जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक इसलिए होता है एज कंपेयर टू दीज टू, अगर आपने इसमें हाइड्रोजन भी रिमूव कर दिया तो ये रेजोनेंस शो नहीं करता है। वेरस फिनॉल में ना जब आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो फिनॉक्साइड बनता है, रेजोनेंस शो करता है, ज्यादा स्टेबल होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अगर इन दोनों की बात की जाए ना, यहाँ पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है और ये -I इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पे ना क्या करेगा, पोलैरिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। OH की पोलैरिटी इंक्रीज होने से याद रखना क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एज ए रिजल्ट ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन गिव। अगर हमारे पास सपोज इथेनॉल है CH3CH2OH, ठीक है, हमने क्या लिया है 413 केल्विन टेम्परेचर लिया है और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है। ठीक है, तो याद रखना इस टेम्परेचर पे ना हमारा बन जाता है इथॉक्सी इथेन। ठीक है, इथॉक्सी इथेन बनता है। अगर आपने 443 केल्विन टेम्परेचर लिया होता तो आपका इथीन बनता, बट 413 केल्विन में हमारा ईथर बनता, इथॉक्सी इथेन बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है मैच द रिएजेंट रिक्वायर फॉर द गिवन रिएक्शन। हमें रिएजेंट को मैच करना है। पहला ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। हमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें PCC दिया है। सेकंड है ब्यूटेन 2 ऑन से हमें ब्यूटेन 2 ऑल बनाना है तो हम रिडक्शन कर रहे हैं। कीटोन से हम ना सेकेंडरी अल्कोहल बना रहे हैं तो हम इसमें NaBH4 यूज कर सकते हैं, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, तो इसमें हम ब्रोमीन वाटर करते हैं तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है तो हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2 ऑल 2 प्रोपीन, तो हम ना एसिड की प्रेजेंस में, माइल्ड एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करते हैं और हमारा प्रोपीन बनता है। तो अगर आप देखोगे जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है एनिसोल रिएक्ट विद HI टू गिव। अगर हमारे पास एनिसोल है, बेंजीन के साथ क्या हमारा OCH3 इन प्रेजेंस ऑफ HI। ठीक है, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें याद रखना इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, रेजोनेंस करता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आता है तो ये बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो I नेगेटिव है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, हमारा CH3I बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और साथ में ना इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और हमारा क्या बनाता है, फिनॉल बनाता है।
ठीक है, अगर आप इसे देखोगे तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रोजनमैन रिडक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द रिएक्शन इज। रोजनमैन रिडक्शन में ना हम एसिड क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ PdBSO4, ठीक है, तो ये रोजनमैन रिडक्शन होता है, इसमें पार्शियल रिडक्शन होता है और हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं फॉर्मल्डिहाइड के, कंसंट्रेटेड KOH के साथ हमने हीट किया। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा रिड्यूस हो जाता है, इसे हम कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। और कैनिजारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो एक मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो बना देगा हमारा CH3OH, एल्कोहल बना लेगा, और दूसरा मॉलिक्यूल सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेगा, ठीक है, तो हमारा मिथनॉल और साथ में हमारा पोटेशियम फॉर्मेट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट टू कीटोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म। हमें बताना क्या हमारा बनता है। सपोज हमारे पास कीटोन है RCOOR, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ हमने रिएक्ट किया RMgX, ठीक है। अब याद रखना इस R पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस कार्बन पे, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट हमारा बनता है R, ऑक्सीजन के साथ Mgx जुड़ जाता है, यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या होता है, ये R' हम ले लेंगे। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करो ना, तो हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में याद रखना इसके साथ OH R' हमारा बन जाता है। तो अगर कीटोन को आपने क्या किया है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये करेक्ट है, क्योंकि क्या होता है, जो बेंजोइक एसिड है, तो अगर हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कर रहे हैं ना, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम ना कैटलिस्ट लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। अब इसमें क्या होता है, जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और ये जो है डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, और ये जो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। रीजन क्या दिया, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग होता है, एंड जो कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड वो बॉन्ड कर लेता है कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, असर्शन रीजन करेक्ट है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी अमाइन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें प्राइमरी अमाइन बताना है। प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये टर्शियरी अमाइन है। इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये सेकेंडरी अमाइन है। इसमें नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही C2H5 ग्रुप जुड़ा है, तो ये प्राइमरी है। इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, तो ये टर्शियरी है। तो हमें प्राइमरी अमाइन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, असर्शन पैरा नाइट्रोएनिलीन इज वीकर बेस देन पैरा टोलुडीन। स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले, ठीक है। हमारे पास क्या है, पैरा नाइट्रोएनिलीन, तो NO2 ग्रुप जो है पैरा पे अटैच है। पैरा टोलुडीन क्या होता है, यहाँ पे NH2 है, पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप जो है वो क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रेंथ पे याद रखना, जितना ज्यादा ना नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, उतना जल्दी ये H+ एक्सेप्ट कर सकता है, उतना स्ट्रॉन्गर ये क्या होता है, बेस होता है। NO2 ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। वेरस यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है, और ये इजीली क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता है। इन्होंने दिया पैरा नाइट्रोएनिलीन इज वीक बेस देन पैरा टोलुडीन, तो ये हमें करेक्ट दिया हुआ है। रीजन क्या दिया है, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप इन पैरा नाइट्रोएनिलीन मेक इट ए वीक बेस, तो ये इन्होंने करेक्ट दिया हुआ है। असर्शन रीजन करेक्ट है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, असर्शन दिया एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन जो है दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये हमें करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं। रीजन क्या दिया है, एल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनाइन फॉर्म्ड बाय थैलीमाइड। अगर हमारे पास थैलीमाइड है, हम KOH के साथ उसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आप जब KOH के साथ रिएक्ट करते हो,
तो आपको ना पोटेशियम थैलेमाइड मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपको पोटेशियम थैलेमाइड मिलता है। उसके बाद ना हम क्या करते हैं, इसे रिएक्ट करते हैं RX के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्ट करते हैं। अब क्या होता है, हमें पता है एल्काइल पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है और यार यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ R ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा एल्काइल थैलेमाइड बनता है और बाद में हम NaOH के साथ जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हमारा प्राइमरी अमाइन बन जाता है। ठीक है, तो रीजन क्या है, एल्काइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है विद एनाइन फाउंड बाय थैलेमाइड। ये एनाइन है, इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। रीजन करेक्ट है, एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। हमें बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड दिया हुआ है, HBr और कॉपर पाउडर के साथ आपको ना ब्रोमो बेंजीन मिल रहा है, साथ में नाइट्रोजन गैस मिल रहा है और इस रिएक्शन को हम गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, एजर्शन डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन आर मोर स्टेबल देन द एलिफेटिक अमाइन। अगर एरोमेटिक अमाइन के डाइजोनियम सॉल्ट की बात करें, इस पे क्या होता है, बेंजीन के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और डाइजोनियम सॉल्ट अगर हम बात करें एलिफेटिक अमाइन का, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब अगर इसकी बात की जाए ना, तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस होने की वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है। वेयर एज डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक अमाइन में रेजोनेंस नहीं होता, अनस्टेबल होता है, तो इसमें इजीली नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमाइन ज्यादा स्टेबल होता है एलिफेटिक अमाइन से, करेक्ट है। रीजन क्या दिया है, डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक अमाइन शो रेजोनेंस, ये गलत है। एलिफेटिक अमाइन जो है वो कोई रेजोनेंस शो नहीं करता। एजर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एजर्शन है फ्रक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें, इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और वो किसी के साथ बॉन्डेड फॉर्म में नहीं होता है, तो एज ए रिजल्ट जो कीटोनिक ग्रुप है वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है टॉलिन्स रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को, तो दैट्स वाई फ्रक्टोज को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। रीजन की बात की जाए, फ्रक्टोज डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिन्स रिएजेंट, ये हमें गलत दिया हुआ है। एजर्शन करेक्ट है, रीजन हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड आर अरेंज्ड इन ए प्रोटीन। अब प्रोटीन में ना पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की और इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अगर आपने एक भी अमीनो एसिड चेंज किया तो प्रोटीन चेंज हो जाता है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। ये थे हमारे 40 MCQ क्वेश्चन ऑफ 2024 बोर्ड। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में अपना नाम के साथ ये जरूर लिखना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, सी यू।